हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ओके, तो सभी बच्चे फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और आज की ही क्लास में हम वही टॉपिक करेंगे जो अभी हमारी स्टार्ट है, इंपॉर्टेंट पीवाई की, यानी 2015 से 2023 तक के जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उन सभी क्वेश्चन का आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे ये 2015 से 2023 तक के 4 क्लासेज हो चुकी हैं। तो जिस भी बच्चे ने अगर एक भी क्लासेज या 2-3 क्लासेज, जो भी आपकी क्लासेज छुट्टी है और आगे अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बाकी जो बच्चे हैं वो बच्चे आते रहेंगे और हम लोग आगे की टॉपिक जारी रखें। ठीक है, चलो। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखें। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखें, यानी कि जो मानव निर्मित क्या है, ये जो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है उस तंत्र के बारे में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखें। जब आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप ये जो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है आप वहां पे ऐड करोगे। क्या लिखोगे, क्या एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे? कृषि पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है। यानी जो कृषि है, जो कृषि पारिस्थितिक तंत्र होता है, क्या? कृषि पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है। क्या है ये? मानव के द्वारा, किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है। क्या है? मानव के द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है जिससे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, तथा उनके आकार प्रदान करने वाले घटकों का ज्ञान होता है। जिसमें प्रमुख प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र तथा उनके आकार प्रदान करने वाले घटकों का क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, कृषकों द्वारा फसलों की, ठीक है, फसलों की प्राप्ति, कृषकों द्वारा किसकी? फसलों की प्राप्ति के लिए यह अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है। यानी कृषकों के द्वारा, कृषकों का मतलब किसान के द्वारा, कृषकों का मतलब क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? किसान के द्वारा। तो किसान के द्वारा, ठीक है, तो किसान के द्वारा, कहाँ गया भाई? हाँ, किसान के द्वारा फसलों की प्राप्ति के लिए यह अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है। यानी कि हमें फसल की प्राप्ति करनी है। किसकी प्राप्त करनी है? हमें अपने फसल को प्राप्त करनी है। तो फसलों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? फसलों की प्राप्ति के लिए ये अस्थायी रूप से, एक होता है अस्थायी, ठीक है, अस्थायी रूप से ये तैयार किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण होता है और इस तंत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों आदि का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। अब ये एक प्रकार में, ठीक है, ये लेकिन ये अपने आप में पूर्ण होता है। अब ये जो तंत्र है, ये तंत्र अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है। अब पूर्ण होने के साथ साथ, ठीक है, अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है और इस तंत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु, यानी कि हमारी जो उर्वरक शक्ति हो, जो उत्पादन है, उत्पादन अगर ज्यादा से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो उत्पादन प्राप्ति हेतु उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों आदि का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए मानव पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। और इसी कारण जो मनुष्य है, जो मानव है, ये अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ क्या होगा कि भाई हमें, हमारी उत्पादन ज्यादा होगी, है ना, कृषि क्षेत्र ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, तो हम उसको अगर बेचेंगे तो हमें उसका क्या मिलेगा? ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो क्या है? अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों आदि का क्या होता है? बेतहाशा उपयोग किया जाता है और इस प्रकार मानव अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, पर्यावरण पे परिवर्तन लाता है और मनुष्य द्वारा निर्मित इस तंत्र से विशेषकर अन्य दलहन तथा चारा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखिए, तो आप क्या बोलोगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र का मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है।
ठीक है, यानी कि जो कृषि पारिस्थितिक तंत्र होता है ये मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है और ये मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए यूज करता है, जिससे हमें क्या मिलेगा, दलहन तथा चारा उत्पन्न किया जाता है। और भी सारी चीजें और भी सामग्रियां जो होती हैं इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है, यानी कि यूज की जाती है। ओके, क्लियर। तो एक आप सभी को नोटिफिकेशन बता दूं, ठीक है, एक सूचना कि जो बच्चे आज के क्लास में नए होंगे और जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आप भी तैयार करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि नहीं मैं भी अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लेके आऊँ, तो आप सभी बच्चे वरदान 3.0 बैच में आ जाइए और आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें आप जुड़ के अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हो, यानी कि जो आपने 95 प्लस का या 90 प्लस का जो सपना देखे हो आप उस सपने को साकार कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आप आ सकते हो। इसमें आपकी जो तैयारी है वो 0 लेवल से बिल्कुल है, लक्ष्य आपका 90 प्लस है। इनमें आपके बेटा क्या मिले, 1 शॉट रिवीजन विद माइंड मैप, डेली लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास नोट वीडियो, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर और आपके सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट आपको इस बैच में पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो अल्फा इंस्टीट्यूट पर आपको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, आप इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो 9305771375 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी को ले सकते हो या इस नंबर पे कॉल करके भी आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारा और मैम आप लोगों को पढ़ाएंगे इस बैच में। आगे, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें। अब आहार श्रृंखला तथा आहार जाल, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें, यानी आहार श्रृंखला क्या होती है और किसको हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला और आहार जाल में विभेद करें तो किसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं और किसको हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है, ये आपने विभेद करने हैं, यानी कि अंतर बताने हैं। ठीक है, देखो, फूड वेब, फूड वेब को हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला का जाल है, फूड वेब आहार श्रृंखला का जाल है जो आपस में विभिन्न पोषी स्तरों द्वारा जुड़ा रहता है और जिससे विभिन्न जीवों के बीच भोज्य संयोजन और विभिन्न जीवों के बीच बनाता है। ठीक है, विभिन्न जीवों के बीच में क्या करता है, भोज्य संयोजन को बनाता है। ठीक है, विभिन्न जीवों के बीच भोज्य संयोजन बनाता है। ठीक है, ये सेम है। इसके द्वारा किसी पारितंत्र के अस्थायित्व में वृद्धि होती है और भोजन के वैकल्पिक स्रोत द्वारा इससे संकटग्रस्त आबादी में आकार में भी वृद्धि हो सके। ठीक है, यानी कि फूड वेव यानी आहार श्रृंखला का जाल है। ठीक है, ये आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद कीजिए। तो ये जो आहार फूड वेव है, ठीक है, ये जो फूड वेब है ये यानी कि आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला का जाल है जो आपस में विभिन्न पोषी स्तरों से जुड़ा रहता है और जिससे विभिन्न जीवों के बीच भोज्य का संयोजन बनाता है और इसके द्वारा किसी पारितंत्र के अस्थायित्व में वृद्धि होती है। ठीक है, और भोजन के वैकल्पिक स्रोतों द्वारा इससे संकटग्रस्त आबादी के आकार में भी क्या हो सके, वृद्धि हो सके। यानी जो संकटग्रस्त आबादी होगी उस आबादी में भी क्या हो, ग्रोथ हो, वृद्धि हो सके। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाएगा आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें तो आपको यहाँ पे ये आंसर को लिखने हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे नोट करो और अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत समझ में आ रही है, प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, बातें नहीं करनी है। ठीक, बातें नहीं करनी है, बातों से बचना है। और अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप अपने उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को बता सकते हो कि नहीं मैम मुझे यहाँ दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, ये चीज़ आप बता सकते हो। और अगर आप और भी कुछ और चीज़ों को मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लाइव चैट में नहीं, जो कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे क्लास एंड होने के बाद आप कमेंट करना कि क्या चाहते हो, किस तरीके से आपको किया जाए। जो आप होता है ना कि अपना मत होता है, आप अपने मत को जरूर देना। ठीक है, चलिए आगे। यह फूड चैन से भिन्न, ठीक है, यह फूड चैन से भिन्न इस प्रकार होता है कि एकल स्ट्रैंड पाथवे है जिससे खास ऊर्जा पारितंत्र में प्रवाहित होता है, जबकि
फूड वेब विभिन्न खाद्य श्रृंखला को आपस में जोड़ता है और जिससे खाद्य ऊर्जा पारितंत्र में प्रभावित होती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो खाद्य ऊर्जा होती है वो पारितंत्र में क्या होती है, प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों के नामों को लिखें। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों के नामों को लिखें। अब हम किसे जैव विविधता कहते हैं और इसके प्रकारों एवं नामों को लिखें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसके नाम क्या है। इस चीज को क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, पृथ्वी के सभी जीवों, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं और यह 3 प्रकार की होती है। यानी पृथ्वी के सभी जीवों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, अर्थ पे यानी जो हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे सभी जो जीव हैं और सभी जो पेड़ पौधे हैं और सभी जो जीव जंतु हैं, उनके बीच में जो पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, पाई जाने वाली जो विविधताएं होती हैं, उन विविधताओं को ही जैव विविधता यानी कि इसको हम कहते हैं बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये 3 प्रकार की होती है। यानी जो जैव विविधता होगी, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, तो ये जो जैव विविधता होगी ये 3 प्रकार की। पहला होता है आनुवंशिकी विविधता। पहला क्या है, आनुवंशिकी विविधता, दूसरा है स्पीशीज विविधता और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। तो ये जो जैव विविधता होती है, ठीक है, ये जो जैव विविधता होती है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, जैव विविधता कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। पहली होती है आनुवंशिक विविधता, दूसरी होती है स्पीशीज यानी कि आप इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या बोलोगे, डाइवर्सिटी। ठीक है, इसी तरह स्पीशीज को स्पीशीज डाइवर्सिटी और इसको पारिस्थितिक जो होता है, इकोसिस्टम वाला जो होता है उसको डाइवर्सिटी। ठीक है, ये आप लिख दोगे। फटाफट सभी बच्चे इसको नोट करो, जल्दी जल्दी सभी नोट करो, बात नहीं करनी है, फटाफट नोट करो फिर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सभी बच्चे का स्वागत है भाई आज की क्लास में। फटाफट नोट करिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करिए आप सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी किस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने है आपने, रेड डाटा बुक पे और भारत में सुरक्षित क्षेत्र पे। यानी कि आपको रेड डाटा बुक पे क्या लिखने हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं, और दूसरा भारत में सुरक्षित क्षेत्र पे आपने क्या लिखने हैं, टिप्पणी लिखने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड डाटा बुक की। किसकी, रेड डाटा बुक, जिसको हम कहते हैं लाल पुस्तिका भी कहते हैं। ठीक है, देखो रेड डाटा बुक टेक्सा की सूची है, जो रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, रेड डाटा बुक टेक्सा की सूची है
जो विलुप्त होने की स्थिति में है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तथा नीति निर्धारकों को, ठीक है, नीति निर्धारकों को इसके अविलंब संरक्षण की समस्या से अवगत कराना है। यानी कि रेड डाटा बुक क्या, टेक्सा की सूची है। ये जो रेड डाटा बुक है ये क्या होती है, टेक्सा की सूची होती है, और जो विलुप्त होने की स्थिति में है, क्या है, जो विलुप्त होने की स्थिति में है, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तथा नीति निर्धारकों को इसके अवलंब संरक्षण की समस्या में अवगत कराना है। क्या कराना है, इसकी जो समस्या होगी उस समस्या में इनको अवगत कराना है। ठीक है, ये होता है आपके रेड डाटा बुक के अंतर्गत। ओके, फिर अब इसका जो उपयोग है, ठीक है, इसका जो उपयोग है, ठीक, उपयोग में क्या लिखोगे, संकटग्रस्त जैव विविधताओं के महत्व की जागरूकता को विकसित करना। पहला क्या है, संकटग्रस्त, क्या, संकटग्रस्त जैव विविधताओं के महत्व की जागरूकता को विकसित करना। ठीक, दूसरा, संकट उत्पन्न प्रजातियों की पहचान तथा कागजी प्रक्रिया। इसके साथ साथ जो संकट उत्पन्न जो जातियां हैं, संकटपन जो प्रजातियां हैं, उनका पहचान करना, यानी उनको पहचानना, साथ साथ कागजी प्रक्रिया करना। उसके बाद जैव विविधता के वैश्विक हास का इंडेक्स उपलब्ध कराना। इसके साथ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है, तो जैव विविधता के वैश्विक हास का, जो वैश्विक हास है, इस वैश्विक हास का क्या कराना, इंडेक्स उपलब्ध कराना। क्या कराना, इंडेक्स उपलब्ध कराना। इसके साथ साथ दूसरा क्या है, ये तो हो गया रेड डाटा बुक का यूज। रेड डाटा बुक में क्या है कि जो विलुप्त होने की कगार पे जो जीव हैं उनको वहां पे रखा गया है। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सबसे पहला उपयोग है संकटग्रस्त जैव विविधताओं, यानी जितनी भी संकटग्रस्त बायोडाइवर्सिटी हमारी है उनके महत्व की जागरूकता को विकसित करना। यानी कि जो हमारी संकटग्रस्त बायोडाइवर्सिटी है उसके महत्व को हमें क्या करना है, उस जागरूकता को हमें विकसित करना है। दूसरा, संकट उत्पन्न प्रजातियों की पहचान तथा कागजी प्रक्रिया करना। और तीसरा है जैव विविधता के वैश्विक खास का इंडेक्स उपलब्ध कराना। तो ये होता है रेड डाटा बुक का यूज। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो है भारत में सुरक्षित क्षेत्र। दूसरा क्या है, भारत में सुरक्षित क्षेत्र। अब भारत में सुरक्षित क्षेत्र की जब हम बात करें तो इनमें क्या होगा, यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपलब्ध विशिष्ट स्थल है। यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु, किसके लिए, ये विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य हैं, तो ये विभिन्न उद्देश्यों के हेतु उपलब्ध विशिष्ट स्थल है। ठीक है, और इसी विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण के हिसाब से बांटा गया है। और इसे क्या किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, इसे विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण के हिसाब से बांटा गया है। यानी कि जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं उन विभिन्न क्षेत्रों में किसके आधार पे, नियंत्रण के आधार पे इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, यानी कि पार्टिसिपेट कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 425 जैव मंडल विश्व में, यानी कि वर्तमान में आज के टाइम में हम देखें, फिलहाल में आज के टाइम में हम देखें तो कितने 425 जैव मंडल हैं, बायोस्फीयर हैं विश्व में है। यानी कि 425 बायोस्फीयर हैं कहाँ पे, विश्व में। ठीक है, विश्व में है अभी। सुरक्षित जैव मंडल की मदद से जंगली समष्टि तथा जनजातियों के जीवन यापन की क्रिया को संरक्षित किया जाता है। और ये यहाँ पे जो सुरक्षित जैव मंडल की मदद से, यानी यहाँ पे जो सेफ बायोस्फीयर है, और इस सेफ बायोस्फीयर की मदद से जंगली समष्टि तथा जनजाति के जीवन यापन की क्रिया को संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाएगा, जो जीवन यापन की क्रिया है उस जीवन यापन की क्रिया को संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये जब आपसे टिप्पणी करने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो फटाफट सभी बच्चे इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फटाफट नोट करते रहिए सभी लोग। और इसके पीछे की जो भी क्लास आपकी हो रही है उसे छोड़ना नहीं है, करते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ने आपने। हो गया सभी का?
हो गया सभी का? हो गया भाई? सभी बच्चे का हो गया? हो गया? सभी बच्चे का हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। ध्वनि प्रदूषण से, किससे? ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है, इस ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रही हूँ सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके 2024 में आने की क्या है, संभावनाएं हैं कि ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो क्या है, ध्वनि प्रदूषण को से आप क्या समझते हैं और इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। अब ये जो ध्वनि प्रदूषण है, इस ध्वनि प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका जो उल्लेख है उस उल्लेख का क्या करने, हमें वर्णन करने। ठीक है, साधारण अनचाही ऊंची आवाज को शोर कहा जाता है। साधारणतः, अगर हम साधारण रूप से बोले, है ना, साधारणतः यानी अगर हम साधारण रूप से बोले तो अनचाही ऊंची आवाज, अचानक जो ऊंची आवाज है ना, बहुत तेज आवाज में, देखो हमारी बोलने की एक जो हैबिट होती है, एक हम नॉर्मल भी बोलते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चीख के बोलते हैं या कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलते हैं। तो अगर साधारणता देखिए तो अनचाही ऊंची आवाज को हम शोर कहते हैं तथा इससे होने वाले हानिकारक परिवर्तन को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखो, साधारणता जब हम बोलेंगे तो अगर ऊंची आवाज है, बहुत ज्यादा कोई ऊंची आवाज में बोल रहा है, कोई भी अगर बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा है तो उसको हम कहते हैं, शोर कहते हैं। तथा इससे होने वाले, यानी जब ऊंची आवाज बोला गया या जो ऊंची आवाज आई तो उससे होने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते, सॉरी हानिकारक परिवर्तन होते हैं, उसी को हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण। क्या बोलोगे, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, इसके कारण बहरापन। अब हम अगर हम ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव की बात करें, पूछ क्या रहा है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और उसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। तो साधारणतः अगर अनचाही ऊंची आवाज है उसको हम शोर कहेंगे और तथा इससे होने वाले हानिकारक जो परिवर्तन होते हैं उसी परिवर्तन को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, इसका कारण है बहरापन, सिर दर्द, रक्तचाप में वृद्धि, अनिद्रा इत्यादि इसके प्रमुख कुप्रभाव है। यानी कि अगर ध्वनि प्रदूषण है, देखो एग्जाम्पल, जैसे इस टाइम शादी का माहौल है, ये जो समय है, ये समय कैसा है भाई, शादी का माहौल है। अब भाई शादी का माहौल है तो हम एंजॉय करते ही हैं, है ना, रात रात भर डीजे बजा बजा के नाचना, है ना, बारात जा रही है तो भी नाचना। ठीक है, तो इस टाइम में घरों में भी बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल में हो रहा है, तेज़ भी होता है। हम साउंड को, है ना, डीजे जो को बजा के जो हमारे साउंड होते हैं उसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूम, उसकी जो वैल्यूम होती है वो बहुत हाई कर देते हैं और डांस करना, नाचना, बजाना, गाना, तो ये सभी क्या होते हैं, ये हमें ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। तो अगर आप कभी देखते, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको इससे दिक्कत होती है, जैसे हार्ट के पेशेंट को बोल दिया जाए, है ना, तो उनमें हार्ट के पेशेंट में क्या होगा, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आवाज़ को या इतनी ज़्यादा शोर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके पड़ाव क्या होगा, बहरापन भी हो सकता है। क्या पता अचानक भाई अगर हमारे कान में बहुत ज़्यादा अचानक तेज़ी से आवाज़ गई, ठीक है, हमारा जो कान है और हमारे कान में अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब आवाज़ गई तो हम बहरापन का भी शिकार हो सकते हैं। ठीक है, किसका शिकार हम हो सकते हैं, हम बहरेपन का भी शिकार बन सकते हैं। ठीक है, अगर आवाज़ गई तो ओके। इसके साथ सिर में दर्द, कभी कभी आप देखते हो कि कोई ऐसा बंदा होता है जिसको अगर बहुत ज़्यादा साउंड है, तेज साउंड है, तो उसके सिर में दर्द होने लगता है, उसका सर क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। ठीक है, इसके साथ रक्तचाप में वृद्धि, यानी जो रक्तचाप होता है इनमें क्या होती है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है। ठीक है, और अनिद्रा, यानी बहुत लोग को नींद ही नहीं आती,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है, तो ये सब इसके क्या होते हैं, कुप्रभाव होते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको भी जल्दी से लिखो लो आप लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और आपने ये करने ही करने हैं, आपको छोड़ने नहीं है। ठीक, आपको हर हाल में इसको करने है बेटा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, तो आप जल्दी जल्दी इसको करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखो अक्सर करके जो आपके लास्ट चैप्टर हैं, जैसे समष्टि हो गया या फिर आपका पर्यावरण का मुद्दे हो गया है ना, जैव विविधता का संरक्षण हो गया, ये सभी आपके ऐसे चैप्टर हैं ना जिनमें आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं टिप्पणी आने के, कि आपके एग्जाम में से क्या पूछ देता है कि टिप्पणी करिए ना, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि इनमें से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला क्या है, हाइड्रोकार्बन, दूसरा है धुआं, तीसरा है अम्लीय वर्षा। पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा धुआं, तीसरा अम्लीय वर्षा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, हाइड्रोकार्बन की, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं या हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन क्या है या हम किसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, चलिए, तो हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये वैसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से निर्मित है। यानी जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, क्या है, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से निर्मित है। किससे, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से निर्मित होती है। तो क्या लिखोगे, ये वैसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से निर्मित होते हैं। क्या होंगे, जो हाइड्रोजन से तथा कार्बन से निर्मित होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, ये वैसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से निर्मित होते हैं। ओके, और ये प्रायः रंगहीन तथा हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ अल्प गंध का होता है। ये प्रायः रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब क्या हो गया, किसका कोई रंग ना हो। रंगहीन का मतलब होता है जिसका कोई रंग ना हो। तो ये प्रायः क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं तथा हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ अल्प गंध का होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ क्या होंगे, अल्प गंध का होता है। तो ये अल्प गंध का कौन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। उदाहरण की बात करें, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया इत्यादि। एल्केन और एल्कीन, ठीक है, एल्केन और एल्कीन जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। यानी कि एल्केन और एल्कीन जो होंगे ये हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन से प्लस कार्बन से मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मिलेगा किससे, H2 से प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। ओके, क्लियर। तो ये समझ में आया आपको, फटाफट इसको भी नोट करो। जिस बच्चे का छोटा हो बच्चा जल्दी जल्दी नोट करे इसे, जिस बच्चे का छोटा टॉपिक फटाफट नोट करे। जिस बच्चे की छोटी टॉपिक बेटा जल्दी जल्दी नोट करो आप लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा हमने धुआं, धुआं को हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। दूसरा क्या है, धुआं, और धुआं को हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। अब ये स्मोक क्या होता है, यानी ये धुआं क्या होता है, यानी स्मोक क्या होता है। देखो, अगर हम स्मोक की यानी कि धुआं की बात करें, ठीक है, स्मोक यानी कि धुआं की बात करें, तो यह वायु में संलग्न कण तथा गैसों का मिश्रण है जो पदार्थों के दहन से यानी इमिट से होता है। ठीक है, दहन से, इमिट से होता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहित अति छोटे कण या धुआं युक्त कण से निहित होता है। यानी कि जो धुआं है या जो क्या है, स्मोक है, तो यह वायु में संलग्न कण तथा
जो हमारी एयर है यानी कि जो हमारी वायु है, तो वायु में संलग्न कण तथा गैसों का मिश्रण है। क्या है? क्या लिखोगे कि यह वायु में संलग्न कण तथा गैसों का मिश्रण है जो पदार्थों के दहन से इमिट होता है। जो किसके? जो पदार्थों के दहन से इमिट होता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहित अति छोटे कण या धुआं युक्त कण से निहित होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहित अति छोटे कण या धुआं युक्त कण से क्या होते हैं? ये निहित होता है। तो ये कौन निहित होता है? स्मोक, यानी जिसको हम कहते हैं धुआं कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? अम्ल वर्षा। इसको हम कहते हैं एसिड रैन। एसिड रैन यानी कि अम्लीय वर्षा भी कहते हैं या तो अम्ल वर्षा भी कहते हैं। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो SO2 तथा NO2 सहित कई ऑक्साइड के जल में घुलने से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। यानी SO2 तथा NO2 सहित कई ऑक्साइड के जल में घुलने से, यानी क्या घुलेगा? SO2 घुलेगा और NO2 भी घुलेगा, और इसके साथ साथ कई ऑक्साइड के जल में घुलने से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ऐसे अम्ल जल सहित जमीन की सतह पर, ठीक है, जमीन की सतह पर वर्षा जल के रूप में गिरते हैं, अतः इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि SO2 तथा NO2 इसके साथ साथ कई ऐसे ऑक्साइड के जल होते हैं, ठीक है, कई ऐसे ऑक्साइड के जल में घुलने से ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और ऐसे अम्ल जल सहित जमीन की सतह पर वर्षा जल के रूप में गिरते हैं, अतः इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? या तो इसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं या तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्या बोलोगे? या तो अम्ल वर्षा या तो एसिड रेन। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अभी जो हमारी एसिड रेन है, क्या ये जो हमारी एसिड रेन है, इसके मुख्य दो कारण निम्नलिखित होते हैं। पहला कारण क्या होता है? पहला, फैक्ट्री में गैस स्राव से वायु प्रदूषण के द्वारा। ये अम्ल वर्षा होने का रीजन क्या है? यानी कि ये जो एसिड रेन हो रहा है, ये जो अम्लीय वर्षा हो रहा है, तो इसका कुछ तो रीजन होगा। अगर हमारे समाज में या कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हानिकारक चीजें फैल रही है, तो उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार कौन होते हैं? हम होते हैं। उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार कौन होगा? भाई हम ही होंगे, क्योंकि ये हमारी जो लापरवाही है, जो हमारी गलतियां हैं, उन्हीं गलतियों की वजह से होता है। तो अम्ल वर्षा के दो मुख्य कारण निम्नलिखित होते हैं। यानी कि जो एसिड रेन हो रहे हैं, ये एसिड रेन होने के मुख्य कारण, दो मुख्य निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला क्या है? फैक्ट्री में गैस स्राव से वायु प्रदूषण के द्वारा। यानी कि जो हमारी फैक्ट्रियां है आज के टाइम में, भाई मानव अपने संसाधन के लिए, मानव अपने सुविधा के लिए, है ना, हम जो मानव है अपनी सुविधाओं के लिए, संसाधनों के लिए बड़ी बड़ी क्या करे? फैक्ट्री का यूज करते हैं। अब भाई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से गैस निकलेंगे, तो फैक्ट्री से गैस स्राव से वायु प्रदूषण के द्वारा। अब भाई जब फैक्ट्री के द्वारा जो गैस निकला या जो धुआं निकला, वो हमारा कहाँ जाएगा? हवा में जाएगा। जब वो हमारी हवा में जाएगा तो हमारी हवा क्या होगी? दूषित होगी। ठीक, जब हवा में जाएगा तो हमारी हवा क्या हो जाएगी? दूषित होती है। सेकेंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि जो ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होता है। अब CO2 व SO2 ये इत्यादि जो ऑटोमोबाइल यानी एग्जॉस्ट से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब अम्ल के प्रभाव, यानी कि जो एसिड रेन है, ये जो एसिड रेन है, इस एसिड रेन के क्या प्रभाव है? एसिड रेन के प्रभाव यानी जो अम्ल वर्षा है, इस अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव होते हैं? तो पहला होता है मार्बल युक्त घर या मकान का क्षतिग्रस्त होना। यानी जो मार्बल युक्त, जो टाइल्स और मार्बल्स युक्त जो घर होते हैं, तो मार्बल्स युक्त घर या मकान का क्षतिग्रस्त होना। जैसे हम कहते हैं ना भाई, जो हमारा ताजमहल है, जो हमारा
ताजमहल है वो एसिड रेन की वजह से, यानी जो ये अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा की वजह से क्या हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ठीक, अम्ल वर्षा जो होती है, इस अम्ल वर्षा की वजह से क्या हो रहे हैं, ये क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो मार्बल युक्त या मकान का क्षतिग्रस्त होना ये एसिड रेन का प्रभाव है, यानी अम्लीय वर्षा होगी तो इसके प्रभाव पड़ेंगे। दूसरा, मृदा में प्रभावी विषैली गैसों के कारण सूक्ष्म जीवों का विनाश होना। मृदा में प्रभावी यानी कि जो हमारी भूमि है, जो हमारी मृदा है, उस मृदा में प्रभावी विषैली गैसों के कारण, यानी कि जो प्रभावी विषैली गैस होंगी, उस गैस के कारण क्या होगा, सूक्ष्म जीवों का विनाश। देखो, अगर हम देखा जाए कि अगर हमें खेती करनी है, कुछ किसी भी उत्पाद को बनाना है, तो उसके लिए हमारे सूक्ष्म जीव भी जरूरी है, यानी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका बहुत ही योगदान होता है, यानी कि ये लाभदायक होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, योगदान। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ही क्या होंगे, ये जो हम मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, विनाश होगा, यानी एसिड रेन आएगी भूमि पे। जब भूमि पे आएगी तो भूमि में उपस्थित जो विषैली गैसों के कारण जो विषैली गैस भी आएंगी, जब विषैली गैस आएंगी तो इनमें हमारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लाभदायक होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, उनका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट बेटा नोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पीछे के आपके चैप्टर है, यानी कि हमें कह सकते हैं जो आपकी लास्ट यूनिट है और आपकी जो फोर्थ यूनिट है, यानी फिफ्थ यूनिट और फोर्थ यूनिट, इनमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्या पूछने के, टिप्पणी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर असल में देखा जाए डायग्राम पूछने वाला चैप्टर आपका या बहुत ज़्यादा लिखने वाला जो चैप्टर आपका आता है, वो आपके आते हैं पहली और दूसरी यूनिट, यानी पहली और दूसरी यूनिट से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा लिखने की, है ना। लिखने के लिए भी आता है, साथ साथ डायग्राम भी आता है, क्योंकि उधर की जो आपके पूरे चैप्टर है उनमें आपका डायग्राम ही भरा है, उसमें आपके क्या है, डायग्राम ही भरे हुए हैं। ठीक है, हो गया, हो गया सभी का, हो गया, सभी बच्चे का हो गया। हो गया भाई सभी का, कर लिए सभी लोग, सभी बच्चे ने कर लिया, बताइए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा बात नहीं करना, बात बिल्कुल नहीं करना बेटा, क्लास पे ध्यान देना। ओके, चलो, मानव पर विकिरण प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। मानव पर विकिरण, मानव पर विकिरण प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें, यानी जो ये ह्यूमन है और इस ह्यूमन पर विकिरण प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें, यानी जो विकिरण प्रदूषण होगा और इस विकिरण प्रदूषण के क्या प्रभाव होंगे, इस प्रभाव का क्या करना है, वर्णन करना है। तो मानव पर विकिरण प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये आंसर लिखने हैं कि मानव में विकिरण प्रदूषण का ये प्रभाव होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, अल्फा या गामा कीड़े जैसे, ठीक है, अल्फा या गामा कीड़े जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के विसरण एवं एकत्र होने की दर, उसके ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता, क्या, वापस से सुनना, अल्फा या गामा किरणें जैसे, यानी जो हमारी कौन सी अल्फा किरण है और हमारी जो गामा किरण है, ठीक है, अल्फा किरण और गामा किरण। तो अल्फा या गामा किरणें जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के विसरण एवं एकत्र होने की दर, यानी जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, इस रेडियोधर्मी पदार्थ के विसरण होने की या तो एकत्र होने की दर उसके ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता तथा विभिन्न वायुमंडलीय और जलवायु संबंधी कारकों जैसे तापमान, हवा, वर्षा, तापमान, खेत तापमान होता है, तापमान, हवा, वर्षा आदि का प्रभाव
विकिरण प्रदूषण पर पड़ता है। ठीक है, यानी इन सभी का जो प्रभाव पड़ेगा, तो इन सभी का जो प्रभाव कहाँ पड़ेगा, विकिरण प्रदूषण पर पड़ता है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, इसको भी नोट करो। इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन नहीं है, 3-4, मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन और है। 4 क्वेश्चन करने के बाद हमारी क्लास हम एंड कर देंगे। ठीक है, अब इसके प्रभाव को वर्णन करना है, तो मैं आज की क्लास के वही क्वेश्चन बता लाई हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछने के। ठीक है, तो ये तो हो गया मानव पर विकिरण प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, पढ़ता है आगे क्या लिखोगे, इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। इसके जो प्रमुख प्रभाव होते हैं, वो प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवों में तथा फिर मनुष्य में पहुंचकर कई बीमारियां उत्पन्न करती हैं। पहला क्या है, विभिन्न प्रकार के जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो खाद्य श्रृंखला के द्वारा जितने भी विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवों में तथा फिर मनुष्य में पहुंचकर कई बीमारियां उत्पन्न करती हैं। यानी जीवों में पहुंचेगा और जीवों में पहुंचने के साथ साथ किसमें पहुंचेगा, मनुष्य में जाएगा, और मनुष्य में जाने के बाद ये ढेर सारी यानी कई सारी बीमारियों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बार बार रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से रक्त कैंसर हो सकता है। यानी कि अगर हम बार बार ये जो रेडियोधर्मी पदार्थों का जो विकिरण है, जितनी भी रेडियोधर्मी पदार्थों का विकिरण है, अगर हम बार बार इसको हम कराते, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हम कंटिन्यू एक्सरे कराते जाएं, अगर हम कंटिन्यू एक्सरे कराते जाते हैं तो हम कैंसर का शिकार हो सकते हैं, यानी रक्त कैंसर, यानी जो हमारा ब्लड कैंसर हो सकता है, तो हमें ब्लड कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या होगा कि बार बार यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से रक्त कैंसर हो सकता है। ठीक है, आगे तीसरा, रेडियोधर्मी विकिरणों से बंधता। ठीक है, जो रेडियोधर्मी विकिरण है इससे बंधता यानी इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी, दृष्टि दोष, फेफड़े का ट्यूमर। ठीक है, फेफड़े का ट्यूमर आदि होता है। यानी कि रेडियोधर्मी विकिरण यानी जो ये अल्फा बीटा गामा रेज आएंगी, यानी जो अल्फा या गामा जो रे आएंगी, इनके वजह से ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा बार बार रेडियो पदार्थों का या रेडियो पदार्थों से जो विकिरण निकल रही है उसका अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम ब्लड कैंसर के भी शिकार हो सकते हैं। किसके शिकार बनेंगे, हम ब्लड कैंसर के भी शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी आ सकती है, यानी बंधता में, यानी कि जिसको हम कहते हैं बांझपन क्या होगा कि एक ऐसी महिला होगी जो बच्चे को नहीं पैदा कर सकती है ना, जो बच्चे पैदा करने में अक्षम है। तो ये जो इनफर्टिलिटी है ये सिर्फ महिला में नहीं होगी, ये जो बंधता होगी या जो बांझपन होगा ये महिला और पुरुष दोनों में होगा। इसके साथ साथ दृष्टि दोष होगा। दृष्टि दोष का मतलब कि आंखों से न दिखना, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्या होगी, जो हमारी आंख है, जो हमारी आइज है, उस आइज में हमारी क्या न कुछ क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ ही जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ फेफड़े का ट्यूमर, जैसे हम कहते हैं भाई लंग्स, जो हमारा लंग्स ट्यूमर होता है, लीवर में हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो अगर हम बार बार रेडियोधर्मी जो विकिरण आ रही है और उस रेडियोधर्मी विकिरण के संपर्क में रहते हैं तो हमें ट्यूमर भी होता है। ठीक, तो ये इसके क्या होते हैं, प्रभाव। ओके, तो फटाफट जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी नोट करो। ओके, फिर हम लोग चलते आगे की चैप्टर की तरफ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन करें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके प्रभावों का वर्णन करें, यानी हम किसको
ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसके प्रभावों को क्या करें, वर्णन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके प्रभावों का, किसका, इसके प्रभावों का वर्णन करें। ठीक, अब अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो पृथ्वी के तापमान में होने वाले वृद्धि को, पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को, यानी जो हमारी अर्थ है और अर्थ के टेम्परेचर में क्या होगा, जो वृद्धि होगी यानी कि जो ग्रोथ होगा, तो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पे क्या, जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या बोलोगे, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, आगे, तापमान के अत्यधिक बढ़ने से पौधों तथा जंतुओं की क्रियाविधि असंतुलित होने का खतरा है। अब तापमान के अत्यधिक बढ़ने से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जो हमारी अर्थ है और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हाई हुआ, तो टेम्परेचर है ना भूमंडलीय, तो तापमान के अत्यधिक बढ़ने से पौधों तथा जंतुओं की क्रियाविधि असंतुलित होने का खतरा है। यानी जो पौधे हैं और जंतु की जो क्रियाविधि होगी वो क्रियाविधि क्या होगी, असंतुलित होने की, असंतुलित बनने की क्या होती है, खतरा होती है। ठीक है, ऐसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, ठीक है, तथा CO निम्नलिखित उपयोग द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को रोका जाता है। तो ऐसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, CFC, CH2 तथा जो CO है, लिखित उपायों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को रोका जाता है। यानी कि जो ये ग्रीन हाउस गैसें होंगी उनको विभिन्न प्रकार के जो निम्नलिखित उपाय होते हैं उन उपायों के द्वारा इन गैसों को रोका जाता है। क्या, उस विधि को अपनाया जाएगा और उस विधि के द्वारा ये जो गैसें होती हैं उस गैसों को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। ठीक, क्लियर, चलिए तो इसको भी नोट करिए, फटाफट फटाफट नोट करिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी नोट करिए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पहला, ठीक है, इनको उपायों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को रोका जा सकता है। ठीक है, अब इसका बहुत सारे जिसके पहले उपाय क्या उसको देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के प्रवाह को कम करना। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग द्वारा यानी कि जो हमारा जो जीवाश्म ईंधन है उस जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग, यानी कि अगर हम जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करना, यानी जो ग्रीन हाउस गैस है इस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, पौधों रोपण क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि पौधा रोपण क्षेत्र को बढ़ाना ताकि अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण हो सके। अब पौधों का रोपण क्षेत्र को बढ़ाना, पौधे रोपण क्षेत्र को बढ़ाना ताकि अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो सके। क्या हो सके, अवशोषण हो सके। क्यों, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होगा, आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन को बनाते हैं।
ये पता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्लांट को लगाएंगे तो उतना ही प्लांट क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करेंगे। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे तो भोजन निर्माण की क्रिया क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसका अवशोषण हो सके। साथ साथ क्लोरोफ्लोरो कार्बन का प्रतिस्थापन, इसके साथ साथ ये जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, इन कार्बन का क्या करना चाहिए, प्रतिस्थापन। ठीक, इसके बाद नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन युक्त खाद है, ठीक है, जो नाइट्रोजन युक्त खाद होती हैं, उन खादों का कम से कम, बहुत ही कम मात्रा में यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में, एकदम कम से कम मात्रा में इसका हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये सभी होते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन, 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। तो क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, और इनके वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल जो वार्मिंग होता है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित घर प्रभाव किसे कहते हैं और स्पांग का निर्माण कैसे होता है। हरित घर प्रभाव किसे कहते हैं और स्पांग का निर्माण कैसे होता है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके स्मोक, ठीक है, जो स्मोक हो गया धुंध, ठीक है, स्माग यानी मतलब धुंध कहते हैं, तो हरित घर प्रभाव किसे कहते हैं और स्माग का मतलब होता है धुंध, तो धुंध का निर्माण कैसे होता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है। वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण, यानी कि जो हमारी वायुमंडल है, तो हमारी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हरित घर प्रभाव कहते हैं। यानी जो पृथ्वी है और पृथ्वी पे जो हमारी अर्थ है और उस अर्थ पे जो ऊष्मा प्राप्त होगी, उस प्राप्त ऊष्मा को हम कहते हैं हरित घर प्रभाव कहते हैं। क्या बोलोगे कि वायुमंडल में उपलब्ध, यानी जो हमारी वायुमंडल है और हमारी वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम हरित घर प्रभाव कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वस्तुतः ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। और ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वस्तुतः क्या करता है, ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा, जो ग्रीन हाउस है उस ग्रीन हाउस की तरह ये कार्य करता है। ठीक, ओके। धुंध यानी स्मॉग या धूम या कोहरा, क्या कहते हैं, या तो धुंध कहते हैं जिसको स्मॉग कहते हैं, या धूम कहते हैं, धूम कोहरा। ठीक, तो धुंध यानी स्मोक या धूम कोहरा। तो जलवाष्प से संघनित जल की छोटी बूंदें, जलवाष्प से, किससे, जलवाष्प से संघनित जल की छोटी बूंदें वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं। यानी जलवाष्प से, यानी जब जलवाष्प हो रहा है, जब जलवाष्प की क्रिया हो रही है तो जलवाष्प से संघनित जल, किससे, जलवाष्प से संघनित जल की छोटी बूंदें, जलवाष्प से संघनित जल की छोटी बूंदें वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाते हैं। यानी कि जो हमारा कोहरा होता है ना, अक्सर करके ये जो ठंडी का मौसम है, ये जो जाड़े का मौसम है, इनमें हमें कोहरा यानी जो धुंध कहते हैं, जो स्मॉग कहते हैं, वो दिखता है। तो ये कैसे बनता है, जब जलवाष्प में संघनित जल की छोटी बूंदें वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाते हैं। यानी जो हमारा वायुमंडल होता है उस वायुमंडल में क्या, ये कोहरे के रूप में फैल जाती है। जब कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण होता है तो इसे धुंध कहते हैं। और जब ये जो कोहरा है, जब इस कोहरे का धुएं के साथ, जब इस कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण होता है तो उसे हम धुंध यानी कि स्मॉग कहते हैं।
तो क्या है हरित घर प्रवाह किसे कहते हैं और इस स्माग का निर्माण कैसे होता है। समझ में आ गया। वापस से समझना कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम हरित घर प्रभाव कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वस्तुतः ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वस्तुतः कैसे ग्रीन हाउस की तरह ही कार्य करता है। ठीक है। धुंध यानी स्माग यानी धूम कोहरा कैसे बनता है। जलवाष्प से संघनित जल की छोटी बूंदें वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं, और जब कोहरा का धुएं के साथ मिश्रण होता है, जब कोहरा का और जो धुआं होता है इन दोनों का एक साथ मिश्रण होता है तो इसे हम कहते हैं धुंध यानी स्माग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, या तो धुंध कहते हैं या तो स्माग कहते हैं। तो यही है हरित घर प्रभाव किसे कहते हैं और स्माग का कैसे निर्माण होता है। ठीक, तो फटाफट नोट करो आप सभी लोग, फटाफट नोट करो। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रह गया है, एक लास्ट क्वेश्चन और है फिर आपकी छुट्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन और उसके बाद आपकी छुट्टी। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करो, इसको फटाफट सभी नोट करो। हो गया, बड़ा बात ना करो, हो गया। चलो घबराओ नहीं, बहुत जल्दी क्लास खत्म होगी आपकी। अब क्वेश्चन है वर्णांधता क्या है। लाल हरा वर्णांधता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होती है। वर्णांधता क्या है यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है, और लाल हरा वर्णांधता की या लाल हरी वर्णांधता की जो आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा यानी कि पुरुष में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, और ये क्यों होती है। ऐसा क्या रीजन है कि पुरुष में होता है महिला में बहुत कम होता है, यानी कि है महिला में, जो फीमेल है फीमेल में भी है लेकिन कम मात्रा में होती है। तो ये क्या रीजन होते हैं। ठीक, तो क्या लिखोगे, हॉर्नर 1876 ने, अभी हॉर्नर कौन है, तो हॉर्नर कौन है, एक साइंटिफिक यानी कि एक वैज्ञानिक है। तो हॉर्नर 1876 ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। यानी एक हॉर्नर नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कितने सन में 1876 ईस्वी में, कितने सन में 1876 ईस्वी में इन्होंने ये पता लगाया कि, ठीक है, इन्होंने ये पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल रंग में और जो हरा रंग होता है, लाल रंग और हरा रंग में ये भेद को नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए इस रोग को वर्णांधता या लाल हरा अंधापन यानी रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि लाल हरा रंग किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जो वर्णांधता है, जो वर्णांधता है, वर्णांधता को ही हम क्या कहते हैं, लाल हरा कहते हैं। ठीक, तो हॉर्नर ने 1876 ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, और इसलिए इस रोग को वर्णांधता या लाल हरा अंधापन कहते हैं। ठीक, लेती बात, इसे प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म, ठीक है, डाल्टोनिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ वर्णांधता को या लाल हरा अंधापन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन दोष भी कहते हैं या तो डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। तो ध्यान देना, वर्णांधता, लाल हरा अंधापन, प्रोटॉन दोष और डाल्टोनिज्म, ये सभी एक ही नाम है, एक ही डिजीज के नाम है। ये ध्यान दिमाग में बैठा लेना कि सभी जो नाम हैं ये सभी नाम एक ही डिजीज के हैं, कुछ अलग एक्स्ट्रा के नहीं है। ठीक, यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है जो महिलाओं में, ये क्या है, यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यानी जो विकार है, ठीक है, जो विकार है क्या है, अप्रभावी विकार, यानी प्रभावी विकार नहीं है। ये क्या विकार है, कैसे विकार है, अप्रभावी विकार होते हैं। तो अप्रभावी विकार कौन होगा, ये जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, तो अप्रभावी विकार है। महिलाओं में दो क्रोमोसोम होने के कारण यह विषम युग्मजी अवस्था में प्रकट नहीं होता। अब महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण,
महिलाओं में 2 क्रोमोसोम होने के कारण यह विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं होता है। यानी क्या करेगा, जो विषम युग्मजीय अवस्था होगी उस विषम युग्मजीय अवस्था में ये प्रकट नहीं होता, क्योंकि सामान्य एलील प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि जो सामान्य एलील होगा वो प्रभावी होता है। तो पुरुषों में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया। ध्यान देना, जो फीमेल है इनमें 2 एक्स क्रोमोसोम है और जो मेल है इनमें एक एक्स क्रोमोसोम है। ठीक, तो पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अतः पुरुषों में दूसरा अर्थात वाई क्रोमोसोम इसका समजात नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि जो महिला होगी वो समयुग्मजीय होती है। क्यों समयुग्मजीय? क्योंकि उसका दोनों जो क्रोमोसोम बराबर है, दोनों जो क्रोमोसोम उनका क्या है, बराबर है। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें एक यक्स है तो एक वाई है। पुरुष में एक यक्स है और दूसरा क्या है, वाई होता है। ठीक, जिसके कारण यह रोग पुरुषों में अभिव्यक्त हो जाता है। और यही रीजन है कि महिला का दोनों समजात होता है, यानी कि एक्स एक्स होता है, और पुरुष का एक यक्स और एक वाई होता है। तो अगर महिला का एक यक्स खराब हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समझना, ये वर्णांधता या हीमोफीलिया का एक पहचानने का सिम्टम होता है, लक्षण होता है। देखो, ये महिला का क्रोमोसोम है और ये पुरुष का है, पुरुष का है। ठीक, अगर ये महिला का एक खराब है, कलर ब्लाइंडनेस सी लिख देते हैं, ठीक, खराब है, एक सही है, तो हम क्या बोलेंगे, वाहक मादा। ये क्या है, वाहक मादा है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो खराब है लेकिन एक क्या है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, वाहक मादा बोलोगे। अब अगर एक्स एक्स और ये भी खराब ये भी खराब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रसित मादा, ग्रसित मादा। यानी कि पूरी तरीके से क्या इस रोग से ग्रसित है। ठीक, अब ये कोई दिक्कत नहीं है, तो सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। अब यक्स से ये एक्स खराब है, इसका वाई की बात ही अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रसित, ग्रसित पुरुष। क्या बोलोगे कि ग्रसित क्या है, जो यहाँ पे पुरुष है वो पुरुष क्या है, ग्रसित है। ठीक है, यहाँ पे जो पुरुष है वो क्या है, ग्रसित है। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे है कि जिसके कारण यह रोग पुरुषों में अभिव्यक्त हो जाता है। स्त्रियों में रोग की अभिव्यक्ति के लिए उनका रोगकारी जीन के लिए समयुग्मजीय होना आवश्यक है। यानी कि स्त्रियों में रोगकारी होने के लिए, कोई फीमेल है, उस फीमेल में रोगकारी होने के लिए उनका जो जीन होगा वो क्या होगा, दोनों जीन समयुग्मजीय होना आवश्यक है। ठीक है, ऐसी स्थिति बहुत कम होती है, होती है। ऐसा नहीं कि जो महिला होगी इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, उसमें वर्णांधता नहीं होगी, ये स्थिति होती है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत ही कम चांसेस में होती है। यानी कि हमें कह सकते हैं कि बहुत कम होती है। ठीक, क्या होगी, बहुत कम होती है। ठीक है, तो फटाफट इतना नोट करो, फिर आगे चले हम लोग। लास्ट है बेटा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, लास्ट है, फिर आगे चलते हैं, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। फिर आपने जो भी करना है, खाना खाना है, भूख लगी है, जो भी आपके कार्य है उस कार्य को करना, फिर वापस से पढ़ाई में लग जाना। ठीक, खाना खा लिए हो तो पढ़ाई में दूसरी टॉपिक को, इसी को रिवीजन कर लेना या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, नहीं तो नहीं खाए हो तो खा के आराम से फिर पढ़ाई में बैठ जाना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है एग्जाम्पल, जब कोई वर्णात पुरुष, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जब कोई, ठीक है, तो जब कोई वर्णात पुरुष किसी समान स्त्री से विवाह करता है, यानी एक वर्णात पुरुष है, जब कोई वर्णात पुरुष है और वह एक समान स्त्री से, यानी कि नॉर्मल फीमेल से विवाह करता है, यानी कि शादी करता है, तो उसके सभी पुत्र समान होंगे, क्योंकि पुत्र का एक्स गुणसूत्र माता से तथा वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। परंतु सभी पुत्रियां वर्णाता जीन की वाहक होती है, क्योंकि यह जीन पुरुष के गुणसूत्र में स्थित है। ठीक, वापस से सुनना, जब कोई भी वर्णात पुरुष है और किसी समान स्त्री से विवाह करता है, कोई भी एक वर्णात पुरुष है और वो क्या कर रहा है, एक समान स्त्री से विवाह करता है, यानी कि एक नॉर्मल फीमेल से, एक नॉर्मल जो फीमेल है उस नॉर्मल फीमेल से क्या करता है, विवाह करता है, तो उसके सभी पुत्र समान होंगे, यानी कि उसके जो सभी पुत्र होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे,
क्यों होंगे? क्योंकि देखो वर्णात पुरुष, तो पुरुष क्या है माना बात बेटा, सामान्य जब कोई वर्णात पुरुष ना, ये एक्स वाई ये वर्णाद है और सामान्य स्त्री से विवाह करता है, ठीक है। तो अगर ठीक विवाह करता है तो क्या होगा, देखो ये जो एक एक्स पिता से मिलेगा और ये माता से, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कोई वर्णात पुरुष किसी समान स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र समान होंगे, क्योंकि पुत्र को एक्स गुणसूत्र माता से तथा वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। क्योंकि जो पुत्र होगा उससे एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होता है? माता से। तो माता क्या है? नॉर्मल है। वाई किससे? पिता से, ठीक है। तो पिता का कौन सा खराब है? एक्स खराब है, वाई तो खराब नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? प्राप्त होता है। परंतु सभी पुत्र या वर्णाता जिन की वाहक होंगी, क्योंकि यह जिन पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पे स्थित होता है। तो जब महिला का नॉर्मल मिलेगा, महिला को तो नॉर्मल मिला यानी माता का नॉर्मल मिलेगा, लेकिन पिता का वो वाहक ग्रसित वाला मिलेगा, तो महिला क्या होगी? वाहक होगी। हाँ, अब क्योंकि एक खराब है एक ठीक है तो ये वाहक हो जाएगी। अगर दोनों होता तो ये क्या हो जाती? ग्रसित हो जाती। दोनों अगर खराब होता तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या होती? ग्रसित होती, ठीक। और यही चीज यहाँ पे ठीक है। तो इन पुत्रियों में वर्णाता विकसित नहीं होगी तथा ये सामान्य पुत्रों की तरह वर्णबोध कर पाएंगी, क्योंकि ये संकर हैं, अर्थात इन्हें पिता से एक सुप्त यानी अप्रभावी जीन जबकि माता से एक प्रबल जीन प्राप्त होता है, अतः ये सुप्त जीन के वाहक का कार्य करेंगी, ठीक है। क्या करेंगी? सुप्त जीन का जो वाहक होता है उन वाहक का कार्य करेंगी। यही चीज है यहाँ पे हमने देखा है कि देखो एक समान स्त्री है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे ये समान स्त्री है। अब ये समान स्त्री है और इसका ये वर्णात पुरुष है। तो जो नॉर्मल स्त्री है तो उसका क्या है? एक्स एक्स है, किसी प्रकार की इसको इसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या वर्णात पुरुष यानी कि एक्स और वाई है, समान स्त्री और एक्स और वाई, ठीक। अब हम यहाँ पे तो हम क्या लिए? जनक लिए, क्योंकि अगर हम दो जनकों के बीच में क्या कराते हैं? क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने से पहले हम क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ हमने क्या बनाया? युग्मक यानी कि गैमेट, ठीक। तो हमने क्या बना लिया? गैमेट बना लिया, ओके। तो यहाँ पे एक्स एक्स यानी ये अंडाणु हो गया और यहाँ पे एक्स वाई ये क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। अंडाणु और शुक्राणु हो गया। क्रॉस कराया, क्या इस एक्स का क्रॉस इसका क्रॉस हमने किसके साथ? इस पुरुष के एक्स के साथ करा दिया, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? ग्रसित है, क्योंकि क्या है? हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो क्या एक्स और एक्स हो गया, ठीक। उसके बाद वापस से क्रॉस की क्रिया कराई गई, एक्स और एक्स हो गया। फिर वापस से क्रॉस की क्रिया कराई गई, एक्स वाई यानी कि इनमें सभी पुत्र इनके क्या होंगे? जो सभी पुत्र वो समान हैं, लेकिन सभी पुत्री क्या है? वाहक है। ये वाहक है, वैसा ये वर्णाता की वाहक है तो ऐसा नहीं है कि इनमें जो कह सकते हैं कि ये लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाएंगे, ये करेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि इनमें एक प्रबल जीन है और एक अप्रबल जीन है, यानी कि एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, तो प्रभावी वाला क्या करेगा? अप्रभावी को छुपा देगा, यानी कि इस पीढ़ी में तो नहीं शो करेगा। हाँ, अब क्या होगा कि अगर किसी भी वाहक स्त्री का आगे जाके क्या हुआ कि अगर किसी भी वाहक स्त्री का शादी सामान्य पुरुष से कराया जाएगा, तब जाके उनमें ये लक्षण आगे जाएंगे, ठीक। तो ये संतति आगे बढ़ेगी, ओके। तो आप इस क्रॉस को बना लो, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बस आज का ये टॉपिक यहीं पिंड होता है, ये क्लास का सिलसिला। तो फटाफट सभी लोग इसको नोट कर लो, फिर आपकी क्लास एंड, आपकी छुट्टी, ठीक, ओके। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी भी जो बच्चे लेट आए हैं वो जो भी पीछे की आपकी क्लास होती है उस क्लास को आप ज़रूर देखना, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं करना। और जो बच्चे लेट आए हैं उन सभी को बता देना चाहती हूँ, अभी भी लास्ट मौका है बेटा, आ जाइए इस बैच में, वरदान 3.0 बैच में अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। और आपने भी जो 90+ का सपना देखा है वो आप साकार कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा कम ही समय है। तो अब जो आपके पास बचा समय है उस बचे हुए समय का आप यूज करिए, ठीक है।
और अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है 9305771375, इस पे आप कॉल करेंगे तो भी आपके जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा और यहाँ के माध्यम से आप जुड़ भी सकती हैं। ओके, चलिए, तो वापस से मैं बोलूँगी रिवीजन ज़रूर करना, ठीक। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।